हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है सीए प्रणव पोपट। आई एम द फैकल्टी फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एट सीए इंटरमीडिएट लेवल। सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2025 के एग्जामिनेशंस बहुत ही जल्द आने वाले हैं। वेरी लेस टाइम इज़ लेफ्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड मुझे पता है कि आप लोग अपना पूरा मेहनत कर रहे हो, फुल एफर्ट दे रहे हो, जी जान लगा रहे हो मेहनत करने के लिए। एंड क्लासेस के अंदर भी जब हमारा बैच कंप्लीट होता है ना, तो लास्ट डे में मैं पूरा एक प्लानर बनाकर बच्चों को देता हूँ, एक रोड मैप देता हूँ कि कैसे आप लोगों को अपना फर्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन एट्सेट्रा करना चाहिए। एंड अगर आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरत है ही नहीं। बट होता क्या है, लॉट ऑफ स्टूडेंट कनेक्ट विद अस। मे बी उन्होंने क्लासेस कहीं से भी करी हो या फिर ऐसा भी हो सकता है उन्होंने क्लासेस ना भी करी हो। तो हर स्टूडेंट की ना अपनी सिचुएशन अलग होती है। और मैं इस वीडियो में ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट योर सिचुएशन इज, आपको इस आने वाले एक महीने में क्या करना चाहिए, ये मैं गाइड करने वाला हूँ। लेट मी टेल यू, अगर आपका खुद का कोई प्लान बना हुआ है, आप बिल्कुल उसको कंटिन्यू रखें। उस इस वीडियो को देखकर आपको उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई इंसाइट मिलता है तो आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन अगर आप क्लूलेस हो, अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपको एक डायरेक्शन चाहिए, तो शायद ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल प्रूव हो सकता है। तो अंत तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में मुझे फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। और ये सारी चीज़ें सुनने के बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि एड्रेस नहीं हुआ है एंड यू वांट आंसर फॉर दैट, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए भाई, सेशन को शुरू करते हैं। सो द लास्ट मंथ स्ट्रेटजी फॉर कॉस्टिंग सी इंटरमीडिएट सितंबर 2025। इंटरमीडिएट के एग्जाम डेट्स आप सभी को पता होंगे। 4 सितंबर से पेपर्स शुरू हो रहे हैं। तो 4, 7 और 9 तो ग्रुप 1 हो गया और 11 से ग्रुप 2 शुरू होगा, जिसमें कॉस्टिंग का पेपर 11 को होने वाला है। अब जो बच्चे बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके पास तो सिर्फ 3 सितंबर तक का ही टाइम है। उसमें भी मैं बोलूँगा कि यार आप मान के चलो 31 अगस्त तक ही आप कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सितंबर तो आप अकाउंट्स ही पढ़ने वाले हो। दूसरे वो बच्चे हैं जो ग्रुप 2 मतलब 11 से अपनी क्लासेस चालू करेंगे, तो उनके पास कहीं ना कहीं ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि कॉस्टिंग के लिए स्पेशली 3-4 डेज वो अलोकेट कर सकते हैं। अपना 8, 9 एंड 10th एटलीस्ट ये 3 डेज आप दे सकते हो और उसके पहले तक दूसरे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। तो अकॉर्डिंगली आप अपनी जो प्लानिंग है वो अपडेट कर लेना कि आप किस ग्रुप को अटेम्प्ट करने वाले हो, बोथ या सिंगल। ओके, चलिए अब मैं सीधे आ जाता हूँ टू द पॉइंट। सबसे पहले सिचुएशन में, तो पहली सिचुएशन यार उन बच्चों की जिनका क्लासेस रिवीजन 1 डन हो चुका है ऑन टाइम। मतलब आपकी क्लासेस भी टाइम से हो गई थी, आपका प्रॉपर प्रिपरेशन लीव आपको 2 महीने का मिला था और उसमें से 1 महीने में आपने अपना पहला रिवीजन कर भी लिया एज पर द प्लान। अगर आप इस स्थिति में, तो बहुत अच्छी बात है। आई रियली अप्रिशिएट। बस एक बात का ध्यान रखना बेटा, सिर्फ पढ़ते रहने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो आपको मॉक पेपर्स भी देने चाहिए, क्योंकि कई बार पूरी प्रिपरेशन होते हुए भी हम पेपर में जाके अपना परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं दे पाते। आप सबको पता होगा 3 घंटे में ही आपको अपना आउटपुट देना है और वो पूरे इतने महीनों की मेहनत वो 3 घंटे में ही जज होने वाली है। तो वो 3 घंटे का परफॉर्मेंस बेस्ट तभी होगा जब हम बार बार प्रैक्टिस करके जाएंगे कि पेपर का एनवायरनमेंट कैसा होता है, वो 3 घंटे में चीज़ों को मैनेज कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं ये मॉक पेपर्स से आपका टाइम मैनेजमेंट जो है वो क्रैक हो जाता है, आपको क्लिक हो जाता है कि हाँ भाई, मुझे इन 3 घंटों को मैनेज कैसे करना है। साथ ही साथ जब आप पेपर देते हो ना, तो कुछ टॉपिक्स जो आपको लगते हैं कि आपको अच्छे से बनते हैं, लेकिन आपको वो क्वेश्चंस ऑन द स्पॉट नहीं बन रहा है, तो यू कैन फाइंड योर वीक एरियाज ड्यूरिंग गिविंग द मॉक टेस्ट पेपर। तो आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए, अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए, उसको लिखिए और बचे हुए रिमेनिंग टाइम में उन सारी वीकनेस को जितना ज़्यादा हो सके एलिमिनेट करने की कोशिश करिए। ये आपका एक अप्रोच होना चाहिए फॉर द कमिंग नेक्स्ट मंथ। ऑब्वियसली आपने रिवीजन 1 कर लिया, तो आप रिवीजन 2 करोगे। रिवीजन 2 करते समय भी उन चीज़ों में ज़्यादा समय दोगे जो आपका वीक है और उन चीज़ों में कम समय दोगे जो आपका स्ट्रांग है, तो भी चलेगा। PYQ RTP वैसे तो हम लोग क्लासेस के अंदर कवर करते हैं, लेकिन इन केस आपने क्लासेस में कवर ना किया हो, अपने फर्स्ट रिवीजन में कवर ना किया हो और आपके पास कोई कंटेंट ना हो PYQ RTP करने का एंड यू आर क्लूलेस कि कौन कौन से PYQ RTP कर लूँ, तो यूट्यूब पर मेरा एक फोकस बैच है जहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट PYQ RTP चैप्टर वाइज करवाए हैं। आप वो सर्च कर सकते हो मेरी रिवीजन लाइब्रेरी में। रिवीजन लाइब्रेरी की लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर डाल दी है, ताकि आपको यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े वीडियोस के लिए। अब मैं आता हूँ यार सेकंड में उन बच्चों के लिए जिनको आई थिंक ये वीडियो की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग टाइम से चीज़ों को ख़त्म कर लिए हैं, वो अपने प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, उनका फर्स्ट रिवीजन हो गया। बट कई बच्चों का ऐसा होता है, बैकलॉग हो जाता है, डिले हो जाता है, क्लासेस लेट ज्वाइन करी थी। तो अगर आपकी ऐसी सिचुएशन कि आपकी क्लासेस अभी अभी कंप्लीट हुई है रिसेंटली, या लेट से 1-2 दिन में होने वाली है और अभी पूरा का पूरा रिवीजन पेंडिंग है, सो असेंशियली आपका रिवीजन अभी शुरू हुआ है, ऑलमोस्ट पेंडिंग है, मेजर रिवीजन बाकी है। तो इन दैट केस यार मैं एक मॉडल पर आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ
कि जो भी टाइम अवेलेबल है आपके पास, आई एम अज्यूमिंग कि 30 डेज आपके पास अवेलेबल है कॉस्टिंग पढ़ने के लिए, तो उन 30 डेज को ना आप 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 20 डेज अलग, 10 डेज अलग। पहले 20 डेज आपका R1M1 और सेकेंड 10 डेज R2M2। सर ये R1M1 M2 R2M2 क्या होता है? R1M1 का मतलब है रिवीजन 1 मॉक टेस्ट पेपर 1। तो ये 20 दिन में आपको फर्स्ट रिवीजन करना है पूरे सिलेबस का और फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देना है। नाउ दिस 20 डेज इज द डेडलाइन कि इसमें आपको करना ही है। तो आप जब रिवीजन शुरू करोगे, आपको लगेगा कि स्लो हो रहा है, तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, कोई नई तरीके ढूंढने पड़ेंगे, बट वो अलॉटेड टाइम में चीज़ों को खत्म करके आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर 20 दिन के अंदर दे ही देना है। सर हो सकता है हमारा 80-90% ही सिलेबस रिवाइज हो पाए, तो क्या तो भी हम 20 दिन में मॉक टेस्ट पेपर दे दें? जी हाँ। टाइम डेडलाइन नहीं रखोगे, चीज़ें स्ट्रेच होती जाएंगी, आप R1M1 में ही रह जाओगे, R2M2 तक आ भी नहीं पाओगे। तो R1M1 खत्म करिए। अच्छा, मैं इसमें एक मान के चल रहा हूँ टेंटेटिवली कि अगर आप अभी सिर्फ इस महीने में ग्रुप 2 की तैयारी करने वाले हो, उसका रिवीजन करने वाले हो, तो आप कॉस्टिंग जैसे सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे निकाल सकते हो। तो 20 डेज यू हैव 4 आवर्स, मतलब 80 आवर्स। ये 80 आवर्स आपको डेडिकेटेडली कॉस्टिंग को देने हैं उसका फर्स्ट रिवीजन करने के लिए। अब उसमें आपको क्या करना है? अगर आपको टाइम ऑप्टिमाइज करना है, आपको लग रहा है कि आप जब खुद बैठ रहे हो तो रिकॉल करने में बहुत टाइम लग रहा है, क्लासेस किए हुए थे तो सर भूल गए चीज़ों को, यू कैन यूज़ द वन शॉट। रिवीजन लाइब्रेरी की लिंक दी हुई है, उसमें से वन शॉट वीडियोस हर चैप्टर के लाइन से तुमको मिल जाएंगे। सेल्फ रिवाइज भी तुमको करना है, मतलब वन शॉट देख के सफिशिएंट नहीं है, वन शॉट देखने के बाद सेल्फ रिवीजन करो। मतलब एक बार वन शॉट देख लिया ना, अब तुम खुद देखना, जैसे ही वन शॉट खत्म होगा फिर सेल्फ करने बैठोगे ना, चीज़ें फटाफट होंगी। इसके बाद सॉल्विंग की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, वन शॉट देख लिया, क्वेश्चन जो सॉल्व मैंने करवा दिया तुमने देख लिया, सफिशिएंट नहीं है, तुम्हारे भी हाथ चलने चाहिए। अब सर सॉल्विंग की जब बात आती है सर, टाइम बहुत लगता है, तो टाइम भी मैनेज करना है, सॉल्विंग भी करनी, दोनों कैसे होगा? आपको ऑप्टिमम स्पीड रखनी पड़ेगी। कैसे ऑप्टिमम स्पीड रखते हैं? अगर आपको कोई चीज़ देख कर लग रही है तो बहुत ही सिंपल है, तो आप उसको लिख कर मत करो। जहां आपको लगता है कि यार ये लिख कर करना है, वो लिख कर करो। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है स्टेटमेंट ईजी, मत लिखो, वर्किंग नोट इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट लिख लो। तो ये आपको सिलेक्टिव चलना पड़ेगा कि हर क्वेश्चन को पूरी तरह ऑडिट भी नहीं किया है, पर हर क्वेश्चन को पूरी तरह लिखा भी नहीं है, तो थोड़ा लिखते हुए थोड़ा ऑडिट करते हुए दोनों का बैलेंस बनाते हुए कि टाइम भी ज़्यादा ना लगे, पर ऐसा भी ना हो जाए कि पूरा हवा हवाई हो गया है। कुछ लिख लिख कर भी करोगे तो ही लिख पाओगे पेपर में, ठीक है। आपको जो टाइम अलॉट करना है ना अपने आने वाले 20 दिनों को, तो इट शुड बी बेस्ड ऑन योर एबीसी एनालिसिस। तो न्यू सिलेबस आने के बाद जो वेटेज का ट्रेंड दिखा है उसके हिसाब से मैंने एबीसी कैटेगरी बनाई है। ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि मैंने किसी चीज़ को कैटेगरी बी और सी में डाला तो उसमें से 10 नंबर के बड़े क्वेश्चन नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं, बट फ्रिक्वेंटली जिन चैप्टर से बड़े क्वेश्चन देखे गए हैं उनको मैंने कैटेगरी ए में डाला हुआ है, रेस्ट बी में और रेस्ट फिर सी में। तो आप यहाँ पर कैटेगरी ए बी सी देख सकते हो। इसको हम डिस्कस करेंगे, उसके पहले मैं आपको R2M2 मॉडल बता देता हूँ, देन वी विल कम टू द एबीसी। आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो 10 डेज में आपको R2M2 करना है। अब आप सोचो 20 दिन में आपने चैप्टर मतलब पूरे सिलेबस को एक बार रिवाइज किया है, तो तुरंत फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद उसको थॉरोली चेक करने के बाद अपने वीक एरियाज लिखने के बाद अब बचे हुए 10 दिनों में आप सेकंड रिवीजन तो कर ही सकते हो ना, क्योंकि रिसेंट में रिवाइज हुआ है। अब सेकंड रिवीजन में ऑटोमेटिक स्पीड बढ़ जाएगी। अब ध्यान देना, सेकंड रिवीजन में वीडियोस का सहारा मत लेना। वीडियोस का सहारा फर्स्ट रिवीजन में इसलिए लिया था क्योंकि क्लासेस को टाइम हो गया था, तो चीज़ें रिकॉल करने में टाइम लग रहा था। अब आपको सिर्फ सेल्फ करना है, स्पीड थोड़ी बढ़ाकर रखनी है। फोकस ऑन वीक एरियाज, मतलब जब आप अपना टाइम अलॉट करोगे, अब जो वीक चैप्टर्स आपके उसमें ज़्यादा टाइम अलॉट करना। फर्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देकर, फर्स्ट रिवीजन देकर करके आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चैप्टर आपका अच्छा स्ट्रॉन्ग है तो उसको थोड़ा कम टाइम दोगे तो चले। सॉल्विंग आपकी फास्ट होनी चाहिए। अब ऑडिट वाला पोर्शन बढ़ जाएगा और सॉल्विंग वाला कम हो जाएगा। जो क्वेश्चंस आपको फर्स्ट रिवीजन में लगते हैं कि अरे यार सेकंड रिवीजन में बस यही यही कर लेता हूँ, पूरा पूरा करने की जरूरत नहीं है, तो वो टिक मार्क करके चलो। तो थोड़ी सी फिल्टरिंग फर्स्ट रिवीजन में करते चलना, ताकि सेकंड रिवीजन में उतना कम करना पड़े तुमको। कोई चीज़ तुमको फर्स्ट रिवीजन में लगे कि यार रिपीटेटिव है, एक ही क्वेश्चन दोनों में से कोई एक ही कर लेता हूँ क्योंकि दोनों में सेम ही चीज़ हो रही है, तो वैसी सिलेक्टिविटी तुम फॉलो कर सकते हो। ट्रीटमेंट सारे कवर होने चाहिए, रिपीटेशन को अवॉइड करना है, दैट्स इट, छोड़ना कुछ भी नहीं है। अब जो तुम टाइम अलॉट करोगे ना, वो किसी एबीसी एनालिसिस पर नहीं, तुम्हारा खुद का एबीसी तुमको देखना पड़ेगा, खुद की स्ट्रेंथ वीकनेस देखनी पड़ेगी। स्ट्रेंथ वाले एरियाज पर थोड़ा कम टाइम दोगे चलेगा, वीक वाले एरियाज पर टाइम दे दो, क्योंकि यही मौका है। इसके बाद लास्ट 1.5 डेज में कोई वीकनेस को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। MTP2 भी टाइम बाउंड मैनर में आपको देना है। देखो कोई भी MTP आप दो, MTP1 और MTP2, ये दोनों आपको देना तो है ही। तो कई बार क्या होता है, बच्चे वेट करते हैं कि MTP1 का वीडियो आ जाए, 2 का वीडियो आ जाए, हम वीडियो देख लेंगे। अरे वीडियो देख लेना बाद में, पर एक बार टाइमर लगाकर 2 बजे से 5 बजे तक बैठकर पूरा पेपर तो दो, 15 मिनट का रीडिंग टाइम लेकर। तब तो पता चलेगा कि यार तुम कितने पानी में और किस चीज़ में इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तुम डरो मत,
हो सकता है तुम मॉक टेस्ट पेपर में फेल हो जाओ, बट मॉक टेस्ट पेपर देने के बाद तुम्हें पता तो चलेगा कि क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ ताकि चीज़ों को पास तक लेकर आऊँ। अगर पास हो रहा हो तो इंप्रूव कैसे करके उसको ज़्यादा नंबर तक लेकर आऊँ, एग्जामिशन तक लेकर आऊँ। तो भाई कभी भी मॉक टेस्ट पेपर देना ना कभी भी हानिकारक नहीं होता, इट ऑलवेज हेल्प्स। बस आपको माइंडसेट पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि उसकी वजह से डिमोटिवेट नहीं होना है, उससे चीज़ों को सीखना है। तो आई होप आपको ये R1 M1 R2 M2 मॉडल समझ में आया। 30 20 आपने बांटा है 30 डेज को 20 और 10 में। बट अगर आपके पास कम डेज बच रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप 3:2 में चीज़ों को बांट देना। अब मैं आपको यहाँ पर ना एक टाइम अलॉटमेंट के लिए एक टेबल बनाकर लाया हूँ आपके लिए, उसको आप देखिए यहाँ पर। तो कैटेगरी ए में मैंने चैप्टर 2 मटेरियल, चैप्टर 3 एम्प्लॉय, चैप्टर 5 ABC, कॉस्ट शीट, प्रोसेस कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड, मार्जिनल बजट, ये चैप्टर्स रखे हुए हैं जो कि लगभग 80 मार्क्स कवर करते हैं आउट ऑफ 118। ये ट्रेंड देखा गया है। तो इसको आप ये 54 आवर्स अलॉट कर सकते हो। टोटल 80 आवर्स हैं आपके पास, उस 80 में से 54 ये रहे, 20 ये रहे, और अगर मैं लास्ट में बोलूँ तो यहाँ पर तुम्हारे पास 6 आवर्स ये रहे। तीनों को तुम अगर टोटल कर लोगे तो 80 हो जाएगा तुम्हारा। अब ये एक टेंटेटिव अलोकेशन है ताकि बच्चे को एक आइडिया लग जाए कि कहाँ कितना टाइम देना है, वरना किसी में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और बाद में सब बच गया तो ये भी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो ये एक टेंटेटिव आइडिया आप ले सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, बट ऑन द बेसिस ऑफ कितना ज़्यादा उसके अंदर पोर्शन है, कितना टेक्निकलिटीज है, उसके हिसाब से मैंने कम ज़्यादा टाइम यहाँ पर रखा हुआ है। तो पहले आप कैटेगरी ए इसी सीक्वेंस में करिए, 2 3 5 6 10 13 14 15, और इस हिसाब से टाइम अलॉट करके चलिए। जैसे 4 घंटे अगर आप एक दिन दे रहे हो कॉस्टिंग, तो 2 दिन में मटल करने का टारगेट करो। हो सकता है आप पूरे दिन कॉस्टिंग ही पढ़ रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आप ज़्यादा पोर्शन कवर सकते हो, अपने नंबर ऑफ डेज को कम कर सकते हो। इन असेंशियली आपको जो टाइम आपने टोटल अलोकेट किया कॉस्टिंग का, उसमें से आपको 2/3 ऑफ द टाइम जो है फर्स्ट रिवीजन में कॉस्टिंग को देना है। तो वो 80 आवर्स को आपको किस तरीके से बांटना है उसका मैंने एक टेंटेटिव आइडिया आपको दिया हुआ है। यहाँ पर चैप्टर 4 ओवरहेड्स, चैप्टर 7 कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, JPBP और सर्विस कॉस्टिंग, ये 25 नंबर का हमने सेकंड ग्रुप में डाला हुआ है। और उसके बाद जो बाकी 3 चैप्टर्स बचे हैं, पहला चैप्टर थ्योरी वाला और 8 और 9, ये 6 नंबर का हम लोगों ने लास्ट में रखा हुआ है। इस तरीके से आपका 118 नंबर का पेपर आता है, उसका एक टेंटेटिव ब्रेकअप यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा ही फॉलो करेगा, बट एक बेसिक आइडिया लग सकता है। जैसे अब ये 80 है तो ये 70 से 90 भी हो सकता है, ये 25 है तो ये 20 से 30 भी हो सकता है, और ये जैसे 13 दिया हुआ है तो ये 10 से 20 भी हो सकता है, लाइक दैट। ठीक है। तो भाई जिन बच्चों का सब कुछ बढ़िया चल रहा था उनको टेंशन की बात नहीं, उनको समझ में आ गया क्या करना है। जिन बच्चों को क्लास अभी कंप्लीट हुआ है, रिवीजन पेंडिंग है, बेटा दिल छोटा मत करो, 1 महीने में अच्छे से रिवाइज कर सकते हो अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलोगे, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ चीज़ों को करोगे, अच्छे से स्लॉट में पढ़ाई करोगे कंसिस्टेंटली। तो अब आते हैं वो बच्चे जिनकी क्लासेस अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। भाई क्या कर रहे हो यार, अब डिले मत करो, अब एक डेडलाइन डिसाइड कर लो। उस डेडलाइन तक जितनी क्लासेस हो रही हैं ठीक है, उससे ऊपर फिर आपको नहीं जाना है। मेरे हिसाब से मैक्सिमम 10 अगस्त वो डेट होनी चाहिए, उसके ऊपर आपको अब नहीं जाना चाहिए। अब 10 अगस्त या 8 अगस्त या 5 अगस्त जब भी आप चीज़ों को ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद जितने भी डेज आपके पास बच रहे हैं उसको अगेन आप 60% 40% R1 M1 R2 M2 मॉडल में बांट दो और अकॉर्डिंगली रिवीजन करो। अब सर डेज कम होंगे तो हो सकता है पूरा रिवीजन ना हो, कोई बात नहीं, 80% 90% जो भी हो रहा है उसको कंप्लीट करो। हो सकता है कैटेगरी सी वाला ना हो पाए, कोई बात नहीं, आप मॉक टेस्ट पेपर 1 जरूर दो, फिर भी दो। पूरा करने से इंपॉर्टेंट है कि आप टाइम बाउंड मैनर में एक मॉक टेस्ट पेपर के साथ मेजॉरिटी सिलेबस एक बार पढ़ के रिवाइज करके पहला मॉक टेस्ट पेपर दे दो। ठीक है, चलो। हो सकता है कि क्लासेस खत्म करने के बाद आपके पास तो इतना टाइम रहे नहीं कि आप वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर का देख पाओ। तो ऐसे केस में ना प्री एग्जाम मैराथन जो मैंने May 25 में ली थी, उसका वीडियो भी मैंने रिवीजन लाइब्रेरी में ऐड किया हुआ है। 9 घंटे का वीडियो है, मेजर चैप्टर्स उसके आपके 9 घंटे में कवर हो जाएंगे सुपर फास्ट स्पीड में। तो रिकॉल करने के लिए, जैसे आज मान लो खत्म किया तुमने सिलेबस 10 अगस्त को, तो 11 अगस्त के दिन दिन भर 9 घंटे में वो देख लो, 4-5 घंटे में, आई थिंक 6 घंटे में 1.5x करके तुम देख लोगे, तो तुमको एक ओवरऑल सब्जेक्ट का ना एक वापस से रिकॉल हो जाएंगी चीज़ें, और उसके बाद फिर अपना सेल्फ रिवीजन तुम्हें मोमेंटम मिल जाएगा, चालू कर सकते हो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल मैनर में अगर तुमको रिवाइज करना है तो ये वीडियो का तुम हेल्प ले सकते हो। अगेन अगर आप सेल्फ कर रहे हो तो बेस्ट है भाई, पर नहीं कर पा रहे हो तो आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो का सजेशन आपको दिया है। अब वो बच्चे जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा और जस्ट एग्जाम फॉर्म फिल कर दिया, भाई इंटर है ये, मजाक तो नहीं है। तो ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करोगे फिर भी पास हो जाओगे, चांसेस बहुत लो हैं। फिर भी अगर तुमने अब एग्जाम फॉर्म भरा और तुम पेपर देने ही वाले हो तो भाई एक ट्राई दे दो। जो भी बचे हुए दिन हैं उनमें वन शॉट्स देख लो। वन शॉट्स में ऐसा होता है कि भाई बहुत कम कवरेज भी नहीं होता पर बहुत ज़्यादा कवरेज भी नहीं होता, और विद द गिवन अवेलेबल टाइम कि आपके पास मान लीजिए 30 दिन ही बचे हुए हैं, तो डेली एक एक वन शॉट देखकर आप 15 दिन में ऑलमोस्ट सिलेबस का एक ओवरव्यू ले सकते हो। और ऐसा नहीं है, कुछ लोग भाई हो सकता है पास होने तक भी पहुंच जाए, अगर आपको ग्रेस्प हो जाए फिर वन शॉट से चीज़ें, तो कर सकते हो।
लेकिन अगर आपको लगता है पेपर दे के बहुत टाइम वेस्ट होने वाला है, बिल्कुल ही आपकी तैयारी नहीं, आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो मेरा कहना है फिर पेपर भी मत दो भाई। अच्छे से क्लासेस ले लो, या तो एग्जाम ओरिएंटेड बैच या रेगुलर बैच, और जेन 26 के लिए अच्छे से टारगेट करो यार। ऐसा मिक्सअप मत करो चीज़ों को कि बस देने के लिए दे रहे हैं। इंटरमीडिएट है भाई, ये मजाक नहीं है, ठीक है। चलो, तो रिवीजन लाइब्रेरी क्या है सर? रिवीजन लाइब्रेरी मैंने एक शीट आप लोगों के लिए बना के रखी, जिसमें वन शॉट रिवीजन सारे चैप्टर के एक साथ रख दिए हैं। फोकस बैच जिसमें आपका PYQs और RTPs इंपॉर्टेंट वाले मैंने डिस्कस कर दिए, ताकि जिनके पास कम टाइम और जिन्होंने PYQ RTP नहीं किया, इस बैच का यूज़ कर सकते हैं। केस सिनेरियो बुकलेट ICAI ने जो पब्लिश करी है, वो केस सिनेरियो बुकलेट के पूरे क्वेश्चंस मैंने यूट्यूब पर करवाए हुए हैं। तो वैसे तो आपको खुद करना चाहिए, बट कहीं पर प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को आप हेल्प ले सकते हो, ताकि कहीं आप अटके तो उसको आप देख पाएं। थ्योरी भी पेपर में आती है, आखिरी क्वेश्चन नंबर 6, 18 नंबर का थ्योरी आता है, तो थ्योरी के लिए भी मैंने डेडिकेटेड सेशंस बनाए हुए हैं और चार्ट्स भी बनाए, उनका आप हेल्प ले सकते हो। मैं उसमें बता दूं आपको, अगर कम टाइम है तो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 15, इंट्रोडक्शन, मटेरियल और बजट, एटलीस्ट इन 3 चैप्टर्स के थ्योरी चार्ट जरूर पढ़ लें और उनके सेशंस देख लें। बाकी की सिर्फ प्लेन रीडिंग भी कर लोगे चार्ट से तो काम चल जाएगा। चार्ट्स भी मैंने रिवीजन लाइब्रेरी में डाले हुए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्मूला की शीट बना दी, ताकि पेपर के दिन सुबह सारे फॉर्मूले के साथ रिवाइज करने हो, बीच बीच में कभी साथ में फॉर्मूले रिवाइज करने हो तो आप हेल्प ले सकते हो। अगेन, प्री एग्जाम मैराथन जो हमने अभी May 25 में मैंने रात भर लाइव लिया था, उसका लिंक मैंने डाला हुआ है रिवीजन लाइब्रेरी में। और जब मैं अभी आपका एग्जाम होगा, किस तारीख को आपका एग्जाम है कॉस्टिंग का? 11 तारीख को, तो 9 तारीख को टैक्स के पेपर के दिन शाम को मैं फिर से प्री एग्जाम मैराथन लेने वाला हूँ। वो प्री एग्जाम मैराथन भी लाइव लूंगा, तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपको टैक्स के पेपर के दिन शाम को फुल्ली सब कुछ रिवाइज करना है कम से कम टाइम में, तो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दैट रिवीजन। उसकी भी लिंक जब बन जाएगी तो मैं अपडेट कर दूंगा। रिवीजन लाइब्रेरी, बस ये रिवीजन लाइब्रेरी आपके पास होनी चाहिए। मैं आपको एक बार दिखा दूँ, दैट्स हाउ कॉस्टिंग रिवीजन लाइब्रेरी लुक्स लाइक। और इसकी जो लिंक है भाई, वो मैं डिस्क्रिप्शन पर ऐड कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। देखो, सारे वन शॉट रिवीजन लाइन से चैप्टर वाइज। उसके बाद आप देखो इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में थ्योरी के चार्ट्स मैंने डाले हैं यहाँ पर। फोकस बैच की प्लेलिस्ट डाली हुई है, उसका ट्रैकर डाला हुआ है। केस सिनेरियो बुकलेट के सारे सॉल्यूशंस का वीडियो डाला हुआ है। PYQ RTP एनालिसिस की शीट डाली हुई है। एग्जाम डे में शॉर्ट्स जो देखने होते हैं बच्चों को, वो भी मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है। लास्ट 1.5 डेज की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और May 25 में जो प्री एग्जाम मैराथन लिया था उसका लिंक भी यहाँ डाला हुआ है, और फॉर्मूला PDF भी एक जगह पर डाला हुआ है। तो इस रिवीजन लाइब्रेरी को भी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था, आपको अपनी सिचुएशन के हिसाब से एक आइडिया लग गया होगा कि बचे हुए 1 महीने में आप क्या बेस्ट कर सकते हो, अपने रिमेनिंग टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो। अब अपनी प्लानिंग आपको खुद ही करनी है। मैंने सिर्फ आपको एक बोल सकते हो गाइडेंस दिया है, बाकी करना आपको खुद ही है। आप जिस लेवल पर आ चुके हो, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इसमें आने के बाद आपको भाई अब थोड़ा सा सेल्फ डिपेंडेंट होना पड़ेगा, अपने हिसाब से चीज़ों को करना पड़ेगा। आपको सिर्फ मैं पथ दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा, ठीक है जी। बट मुझे पूरा भरोसा है, आप अपनी काबिलियत पर भी भरोसा रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को अफर्मेशंस दीजिए कि आप आने वाले 1 महीने में टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करोगे, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहोगे, और जो आपके लेवल पर बेस्ट हो सकता है ऑनेस्टली आप करने वाले हो। आउटपुट के बारे में, रिजल्ट के बारे में बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए। स्ट्रेस सिर्फ इस चीज़ का लो कि मैं मेरी तरफ से बेस्ट कैसे कर सकता हूँ। साथ में अपनी तबीयत का भी पूरा ख्याल रखें, क्योंकि वो 3 घंटे बहुत क्रूशियल हैं, वहाँ आपकी हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अपने आप को उस तरीके से हेल्दी भी रखिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस पेपर में दे पाएँ। इन सभी चीज़ों के अलावा भी आपकी कोई और सिचुएशन है, आपको कुछ और पूछना है, इस वीडियो के कमेंट के नीचे आप चीज़ों को पूछ सकते हो। मैं भी और दूसरे लोग भी आपको हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हो। एक कम्युनिटी बनाते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्कशंस को भी चालू रखते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो। थैंक यू सो मच गाइस, यही मेरी तरफ से आपको चीज़ें बतानी थी। एंड रिवीजन लाइब्रेरी, जैसा कि मैंने बोला, डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप उसको बुक मार्क कर लीजिएगा। जब भी जहाँ ज़रूरत पड़े आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट गाइस। I believe in you. You have to believe in yourself.